हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज के प्रीमिक्स में 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी और गवर्नेंस से। तो कुछ इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे आपको आइडिया देने के लिए कि जो आपके स्टैटिक क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके के पूछे जाते हैं। फिर हम एक दो अपने कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिर हम एक आधा आपका करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो कोशिश करेंगे तीनों सेगमेंट्स को यहाँ कवर करने की। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जहां पर बहुत ही सिंपल सी चीज पूछी गई है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि इनमें से आपका कौन सा शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें अगर कोई ट्रांसफर की जाए ट्राइबल लैंड की प्राइवेट पार्टीज को माइनिंग के लिए तो उसे डिक्लेयर किया जा सकता है नल एंड वॉइड। 4 ऑप्शंस आपको यहां दी गई हैं, 3rd शेड्यूल, 5th शेड्यूल, 9th शेड्यूल एंड 12th शेड्यूल। और ये क्वेश्चन है आपका 2019 के पेपर का। ठीक है जी, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहां पर करेक्ट ऑप्शन है आपकी 5th शेड्यूल, बी ऑप्शन। तो बहुत ही सिंपल तरीके के क्वेश्चंस आपको थोड़े तोड़ मरोड़ के पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो बात रखी गई थी कि इस तरीके का जो भी ट्रांसफर किया जाएगा उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, तो ये बात हुई थी समंथा वर्सेस द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड ओआरएस। 1997 का केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग रखी थी कि अगर कोई भी ट्राइबल लैंड ट्रांसफर की जाती है प्राइवेट पार्टीज को माइनिंग के लिए तो उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है अंडर द 5th शेड्यूल। अब 5th शेड्यूल में बेसिकली क्या बात की गई है, आर्टिकल 244 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें यह बात रखी गई है शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में कि प्रेसिडेंट ऐसे कुछ भी एरियाज रहें उन्हें बाय ऑर्डर डिक्लेयर कर सकते हैं टू बी शेड्यूल्ड एरियाज। अब कौन कौन से स्टेट्स हैं आपके जो कि इस पर्टिकुलर शेड्यूल के अंदर आते हैं, तो ये आपको पता होना जरूरी है। टोटल 10 स्टेट्स हैं और इसी के लिए आपको यहाँ पर मैप भी प्रोवाइड किया गया है जिसमें जो आपके शेड्यूल्ड स्टेट्स हैं, 5th शेड्यूल्ड स्टेट्स हैं, वो यहाँ पर हाईलाइट कर दिए गए हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से आ सकता है। और क्या फॉर्मेशन हो सकती है कि आपको शेड्यूल का नाम ऊपर मेंशन किया हो, ठीक है जी, नीचे आपको स्टेट्स के नाम दे दिए गए हों, 4-5 ऑप्शंस दे दी गई हूँ, पूछा जाए इनमें से कौन कौन स्टेट्स आपके शेड्यूल के अंदर आते हैं। तो ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स रहते हैं अगर आपकी ये क्लियर रहेंगे, बहुत इजीली और बहुत अच्छे से आप ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहां बात हो रही है प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में। 4 ऑप्शन दी गई हैं, 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और उससे रिलेटेड 4 कोड्स आपको दिए गए हैं। बताना है कि इन स्टेटमेंट में से करेक्ट कौन कौन सी हैं। पहले में कह रहे हैं कि अगर आपका ये जो इंपोज किया जाता है प्रेसिडेंट रूल, ये कब किया जाएगा, वेन एवर अ स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद और टू गिव इफेक्ट एनी डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर। सेकंड में कह रहे हैं जो प्रोक्लेमेशन रहेगी प्रेसिडेंट रूल की उसको सिर्फ लोकसभा का ही अप्रूवल की जरूरत है, ठीक है जी, विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट्स ऑफ इट्स इशू। थर्ड में कह रहे हैं अगर अप्रूव कर दी जाए दोनों हाउसेज द्वारा, कि लोकसभा द्वारा भी कर दिया गया, राज्यसभा द्वारा भी कर दिया गया, तो जो आपका प्रेसिडेंट रूल है वो कंटिन्यू करता है 6 महीने के लिए। और फोर्थ में कह रहे हैं इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 2 years विद द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट एवरी 6 months, कि 2 साल से ज्यादा ये एक्सटेंड नहीं किया जा सकता भले ही वहां पर 6 महीने के बाद अप्रूवल दे दिया जाए पार्लियामेंट का। तो ये 4 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, आपको बताना है प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड कौन कौन सी इसमें करेक्ट हैं। थोड़ा सोचिए, सोचने वाला क्वेश्चन भी है, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्टली बताई गई है कि अगर कोई भी स्टेट रहेगा कि केंद्रीय सरकार की तरफ से कुछ डायरेक्शंस आ रही हैं वो उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वहां पर आपका प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर दिया जा सकता है, ठीक है जी। बट जो सेकंड स्टेटमेंट में बात हो रही है कि जो प्रोक्लेमेशन रहेगी वो सिर्फ लोकसभा द्वारा ही अप्रूव होनी चाहिए, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसमें दोनों ही लोकसभा और राज्यसभा का रोल है और ये आपके 1 महीने का टाइम पीरियड नहीं, आपके 2 महीने का टाइम पीरियड है, ठीक है जी। थर्ड में भी बिल्कुल करेक्टली बताया गया है कि आपके 6 महीने के लिए इंप्लीमेंट किया जाता है, फिर दोबारा से अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ती है, बट ये आपका 3 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। तो यहां पर आपकी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट ही करेक्ट है और उसी के आधार पर सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो कंसेप्चुअल एज वेल एज फैक्चुअल नेचर का एक क्वेश्चन था आपका, डिफिकल्टी लेवल हम मीडियम कह सकते हैं। तो बेसिकली 2 आर्टिकल्स हैं इंपॉर्टेंट आपके प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड, आर्टिकल 356 और 365। अब दोनों में क्या बातें की गई हैं। 356 में कहते हैं कि अगर कुछ सिचुएशन अराइज होती है कि जो आपकी सरकार है, राज्य सरकार है, वो अब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं उनके अकॉर्डिंगली काम नहीं कर पा रहे हैं, तब आपका प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर दिया जाएगा। तो इसमें क्या रहेगा, या तो प्रेसिडेंट एक्ट कर सकते हैं कि सपोज गवर्नर ने एक रिपोर्ट भेज दी प्रेसिडेंट भाई साहब को कि जी देखिए यहां पर जो राज्य सरकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के आधार पर एक्ट नहीं कर रही है, या फिर
यहाँ पर प्रेसिडेंट खुद भी एक्शन ले सकते हैं कि वहां पर गवर्नर की रिपोर्ट आने की जरूरत नहीं है, उन्होंने खुद ही एक्शन ले लिया। फिर आता है आपका आर्टिकल 365। उसमें क्या रहता है कि केंद्रीय सरकार ने कुछ यहाँ पर डायरेक्शंस दी हैं राज्य सरकार को, बट राज्य सरकार इसे फॉलो नहीं कर रही, तब भी आपका प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया जा सकता है। ठीक है जी, तो आपको समझ आ गया कि इसमें दोनों हाउसेस की अप्रूवल की जरूरत है, 2 महीने का टाइम दिया जाता है उसके लिए जब वो इशू की जाती है प्रोक्लेमेशन, साथ के साथ ये 6 महीने तक कंटिन्यूड रहता है, फिर दोबारा से इसको अप्रूवल की जरूरत रहती है, और ये कब तक कंटिन्यू कर सकते हैं, 3 साल के टाइम पीरियड तक। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क किया हो। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल फैक्ट्स पूछे गए थे, बट यहाँ पर बहुत बारीकी में प्रेसिडेंट रूल को एनालाइज करने के लिए आपको कहा गया था। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, तो यहां आपको 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं, 4 कोड्स प्रोवाइड किए गए हैं, और ये है आपका 2020 का क्वेश्चन। पहले में देखते हैं, पहली स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि जो हमारा भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो डिफाइन करता है उनका बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। सेकंड में देखते हैं, कह रहे हैं जो हमारा भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो प्रोवाइड करता है फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजंस लिबर्टीज एंड टू प्रिजर्व द आइडियाज ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। तो 2 स्टेटमेंट्स आपको यहां दी गई हैं, 2020 का क्वेश्चन है। अगर आपने लास्ट ईयर अटेम्प्ट दिया है तो आप बहुत इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहां पर एक टर्म यूज हुई है डिफाइन, और यहां पर यूज हुई है प्रोवाइड। अब डिफाइन में क्या रहेगा कि एज इट इज बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये स्टेटमेंट तो आपकी गलत होगी। बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में डायरेक्टली कहीं पे भी डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है, और यही आपकी पहली स्टेटमेंट में बोली भी गई थी। हालांकि जुडिशियल रिव्यू के बारे में भी ऐसा कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, बट उससे रिलेटेड आपका जो यहां पर टर्म यूज की गई है जुडिशियल रिव्यू की, और जो इसके प्रोविजंस हैं वो जरूर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने यहां प्रोवाइड किए हैं। तो उसके आधार पर आपकी सेकंड स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और बी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। तो ये भी आपका कंसेप्चुअल एज वेल एज फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन था। जैसे कि हमने बात की कि जो फ्रेज है बेसिक स्ट्रक्चर, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये रिकॉग्नाइज किया था पहली बार जब आपका हिस्टोरिक केशवानंदा भारती केस हुआ था 1973 में। तो ये रहे आपके केशवानंदा भारती जी, ठीक है जी, इन्होंने पिटीशन फाइल की थी। तो इसके अलावा और क्या डिटेल्स हैं कि जो आपका आर्टिकल 13 है वो इनफैक्ट प्रोवाइड करता है जुडिशियल रिव्यू के लिए फॉर ऑल लेजिस्लेशन इन इंडिया, पास्ट एज वेल एज फ्यूचर, और ये जो पावर है ये कॉन्फर की गई है हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट्स ऑफ इंडिया, जो कि डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर वो इनकंसिस्टेंट पाया जाता है टू द प्रोविजंस जो कि हमारे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है जी, तो जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइड किया गया है, एक्सप्लेन या फिर हम कह सकते हैं डिफाइन नहीं किया गया है। तो ये बात पता होनी बहुत जरूरी है कि टर्म क्वेश्चन में क्या यूज की गई है, डिफाइन यूज की गई है, प्रोवाइड यूज की गई है, और उसी के आधार पर आपकी करेक्ट ऑप्शन वहां पर मार्क कर पाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, बट थोड़ा सोचने की जरूरत थी यहां पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का 4th क्वेश्चन सीधा सीधा करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन है। बात हो रही है एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल 2021 की। 3 आपको यहां स्टेटमेंट्स दी गई हैं, पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको यहां प्रोवाइड किए गए हैं। पहली स्टेटमेंट देखते हैं, बात हो रही है इस बिल के बारे में कि जो आपकी केंद्रीय सरकार रहेगी अब वो प्रोहिबिट कर सकते हैं स्ट्राइक्स वगैरह, लॉकआउट्स या फिर ले ऑफ्स होंगे जो कि आपके यूनिट्स एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज में एंगेज्ड हैं, कि उसमें अगर किसी भी तरीके की स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स या ले ऑफ्स होंगे तो उसे वो प्रोहिबिट कर सकते हैं। सेकंड देखते हैं, कह रहे हैं कि अगर कोई एम्प्लॉयर्स रहेंगे जो कि ये जो प्रोहिबिशन ऑर्डर लगाया गया है इसे वायलेट करते हैं थ्रू इलीगल लॉकआउट्स और ले ऑफ्स, तो वहां पर उन्हें पनिशमेंट मिल सकती है अप टू 1 ईयर इंप्रिजनमेंट, जेल डाल जा सकती है, 10,000 का फाइन भी लगाया जा सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। थर्ड में कह रहे हैं कि जो आपका फंडामेंटल राइट है टू फॉर्म एन एसोसिएशन, ये आपका रिस्ट्रिक्ट किया गया है अंडर आर्टिकल 19 पार्ट 4 फॉर द आर्म्ड फोर्सेज एंड पुलिस। तो 3 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है यहां पर कौन कौन से रिलेटेड करेक्ट है। आज ही हमारे 2 मिनट्स के सेशन में ये थॉरोली डिस्कस हुआ आपका एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल, उसे जरूर जाके देखिए, और अगर आपने देखा है तो बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को यहां सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहां पर आपकी तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं, और ये जो आपका पर्टिकुलर बिल है इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में 22 जुलाई, और फिर उसके बाद आपका पास कर दिया गया था लोकसभा द्वारा 3 अगस्त, और राज्यसभा द्वारा भी पास कर दिया गया है 5 अगस्त को। ठीक है जी, फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन था, डिफिकल्टी लेवल हम मीडियम कह सकते हैं। तो ये जो बिल है अलाउ करता है केंद्रीय सरकार को कि इस तरीके के जितने भी
स्ट्राइक्स रहेंगी, लॉकआउट्स रहेंगे, लेऑफ्स रहेंगे, उन यूनिट्स के लिए जो कि एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज में एंगेज्ड हैं उसे प्रोहिबिट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसमें जो हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है 1947 का, तो उसे ये बिल थोड़ा बहुत अमेंड करता है कि जो आपके इंक्लूड की गई हैं एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज अंडर द पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। तो अब आपके लिए और क्या खास पॉइंट है कि जो आपकी एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज हैं उसमें कौन कौन सी सर्विसेज इंक्लूड की जाएंगी। क्वेश्चन आपको इस तरीके भी आ सकता है। तो कोई भी एस्टैब्लिशमेंट या फिर अंडरटेकिंग जो कि डील कर रही है विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या इक्विपमेंट्स जो कि आपके डिफेंस रिलेटेड पर्पसेस के लिए चाहिए, या फिर कोई ऐसी एस्टैब्लिशमेंट आपके आर्म फोर्सेस की है या उसके साथ कनेक्टेड है या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ कनेक्टेड है, साथ के साथ इसमें आपकी और कौन सी सर्विसेज आएंगी कि जिनको अगर बंद कर दिया जाए तो उसकी वजह से जो आपकी एस्टैब्लिशमेंट है, सेफ्टी ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट है एंगेज्ड इन सच सर्विसेज और इट्स एम्प्लॉइज, तो ये जितनी भी आपकी सर्विसेज रहेंगी ये एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज में इंक्लूड कर दी जाएंगी। साथ के साथ गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि कोई भी सर्विस एज एन एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज अगर उसे रोक दिया जाए, अगर उसको रोक दिया जाए तो उससे क्या हो सकता है, प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट ऑफ गुड्स उस पर फर्क पड़ सकता है, फिर आपकी ऑपरेशन या मेंटेनेंस होगी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट की, या फिर जो आपकी इस तरीके की प्रोडक्शन में एंगेज्ड हैं यूनिट्स, या जो हमारे डिफेंस पर्सनल या उससे एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड कोई भी रिपेयर या मेंटेनेंस या प्रोडक्ट्स की होनी है, तो वो भी जिनका भी इस पूरे डोमेन से रिलेशन होगा वो आपके सभी ही एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज में इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है जी। थॉरोली अगर आपको पढ़ना है तो आपको यहाँ लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एक्सटेंसिवली ये पूरा बिल डिस्कस किया गया है आज के 2 मिनट के सेशन में, जरूर इसे जाके देखिए। आज के फाइनल क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत सिंपल सी चीज आपसे यहाँ पूछी गई है फिर से कि इनमें से आपके अगर आपके कोई फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि वायलेट किए गए हैं तो वो व्यक्ति डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को एज पर द प्रोविजंस जो कि मेंशन है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स। 4 ऑप्शंस आपको दी गई हैं, आर्टिकल 44, 32, 15 एंड 226। तो बताइए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है कि जिसके चलते अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हो कि वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन है आर्टिकल 32। फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन था, डिफिकल्टी लेवल हम इजी कह सकते हैं। तो बेसिकली आर्टिकल 32 जो हमारी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं, ठीक है जी, उसके साथ ये डील करता है कि सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स वहां पर उनके पास राइट है या हमारे व्यक्तियों के पास राइट है कि वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच सकते हैं फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स जो कि हमारे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। ठीक है जी। तो इसमें यहां पर सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि इशू कर सकते हैं डायरेक्शंस, ऑर्डर्स भी, रिट्स भी, जिसमें आपकी कुछ रिट्स के नाम यहाँ पर रखे गए हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, कोवरेंटो, सर्सरी, कि अगर उन्हें अप्रोप्रिएट लगता है कि इस तरीके से राइट्स वायलेट हुए हैं और राइट्स की इन्फोर्समेंट करनी जानी जरूरी है। ठीक है जी। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था जो कि आपका फैक्चुअल नेचर का था, बट इसमें आप थोड़ा बहुत कंसेप्ट भी यूज करें तो बहुत इजीली आप ऐसे क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। और अगर आप पिछले कुछ सालों के पेपर देखें तो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस ही पॉलिटी के स्टैटिक नेचर से पूछे जाते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डिसाइडिंग फैक्टर बन सकते हैं कि आपकी प्रीलिम्स की कट ऑफ से इस पार है या उस पार। तो कोशिश कीजिए इस इंपॉर्टेंट सेगमेंट को स्ट्रांग बनाने का और डेली यहां पर आके अपनी प्रिपरेशन का लेवल चेक कीजिए इस प्रीमिक्स के माध्यम से। ठीक है जी। इसके अलावा एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स हमारे लॉन्च कर दिए गए हैं, उससे रिलेटेड जो भी नेसेसरी डिटेल्स हैं सारी यहाँ पर प्रोवाइडेड हैं। अगर आपको करंट पोर्शन ही चाहिए तो उसके लिए अलग बंडल बनाया गया है, स्टैटिक और करंट के लिए अलग से कॉम्बिनेशन है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, वीडियो सोल्यूशन, विदाउट वीडियो सोल्यूशन, या फिर आपको सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट देने हैं, तो ये सारी डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे भी प्रोवाइडेड हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरीज रहे हमें कॉल कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी हर एक क्वेरी को यहाँ पर रिजॉल्व करने की। ठीक है जी। सो इसी तरीके से इस डेली इनिशिएटिव को फॉलो करते रहें, अपनी प्रिपरेशन को डेली बेसिस पर टेस्ट करते रहें। 5 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं आपके करंट अफेयर्स, कंसेप्चुअल नेचर और स्टैटिक कंपोनेंट से, तो ताकि आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन होती रहे। तो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड नाइट।